तो चलो अब एक सिनेरियो देखते हैं कि कोई सपोज़ करो न्यू कंपनी है, ठीक है? जिसको अच्छी खासी फंडिंग मिली हुई है। कोई भी कंपनी को फंडिंग मिलता है तभी वो काम करता है और उसने बहुत अच्छा अमाउंट यूज़ किया और अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि जापानीज़ में, कोरियंस में, अरबिक में, या फिर जो भी इसको लगा कि वहाँ पे उसको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स क्या हुआ कि वो उसका जो रेवेन्यू है, जो ट्रैफ़िक है, ट्रांसलेशन के बाद भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ठीक है? ज़ीरो रिजल्ट्स आया। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ कि उसको लगा कि अगर हम वेबसाइट को सिंपली ट्रांसलेट कर देते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, तो हमारा इंटरनेशनल एसईओ हो जाता है और हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाता है। तो ये मिसकंसेप्शंस होता है जो बहुत सारी न्यूज़ कंपनीज़ करती है। तो आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल एसईओ किस-किस केसेस में फ़ेल होता है, क्या-क्या मिथ्स होते हैं इंटरनेशनल एसईओ में और उसको हम कैसे सही तरीके से कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम हमने देखा अभी, जैसे कि मान लो ट्रांसलेशन और प्रॉब्लम मैंने को बताया पिछले स्लाइड्स में, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है इसका, गूगल के अकॉर्डिंग 2 सॉल्यूशन होता है। पहला है मल्टीलिंगुअल और दूसरा है मल्टी रीजनल। जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा था, अभी मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। मल्टीलिंगुअल इसका क्या मतलब हो सकता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअल में क्या होगा कि आप सिंपली ट्रांसलेट कर दो वेबसाइट को और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है इसमें मल्टी रीजनल में कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसमें आपको अपनी लोकलाइज्ड कंटेंट को लगाना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि लोकलाइज्ड कंटेंट लोकलाइजेशन क्या होता है, जिसमें आप उस रीजन के अकॉर्डिंग कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हो। जैसे सपोज़ करो कि मल्टीलिंगुअल का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई वेबसाइट है जो कनाडा में बिज़नेस करती है। अब कनाडा में 2 लैंग्वेजेस बहुत कॉमनली यूज़ होता है, एक तो इंग्लिश है सबको पता है, दूसरा जो लैंग्वेज वहाँ पे बहुत कॉमनली बोला जाता है वो है फ्रेंच। तो अगर कोई कंपनी है वो वहाँ पे बिज़नेस कर रही है तो सेम वेबसाइट को इंग्लिश और फ्रेंच दोनों वर्ज़न में चला सकती है और यहाँ पे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसका इंटरनेशनल ऐसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट का एग्जांपल, मल्टीलिंगुअल। अब मान लो कि कोई मल्टी रीजनल वेबसाइट है, कोई बिज़नेस है जो यूएस और कनाडा दोनों में चलता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन का तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दोनों जगह पे इंग्लिश बोला जाता है। तो उसको करना पड़ेगा कंटेंट का लोकलाइज़ेशन, मतलब कि यूएस के लिए उसको अलग कंटेंट बनाना पड़ेगा और कनाडा के लिए उसको अलग कंटेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वो एक और चीज़ क्या कर सकता है कि यूएस के लिए अलग कंटेंट, कनाडा के लिए अलग कंटेंट और कनाडा का जो कंटेंट है उसको वो 2 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। एक इंग्लिश में, एक फ्रेंच में। तो ये हमारा 2 स्ट्रैटेजीज़ है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल एसईओ को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा एसईओ एफर्ट्स जो है वो ज़ीरो रिज़ल्ट्स ना लाए उस न्यू कंपनीज़ के जैसा जो सिर्फ़ ट्रांसलेशन करके ये सोचता है कि हमारा इंटरनेशनल एसईओ हो गया है। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ, अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज से है, तो ट्रांसलेशन करके काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम रीजन में है, तो फिर आपको सिर्फ ट्रांसलेशन से काम नहीं करना पड़ेगा। आपको उसका करेंसी भी चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ भी चेंज करना पड़ेगा, जो भी लीगल चीज़ें हैं, डिस्क्लोज़र वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा और लोकल कीवर्ड्स और जितनी भी रेफ़रेंसेस है, लोकल रेफ़रेंसेस वो सब ऐड करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है कंपनीज़ के फेल होने का कि वो सिर्फ़ ये सोचती है कि अगर हमने ट्रांसलेशन कर दिया तो हमारा इंटरनेशनल एसईओ हो गया है। अब कुछ रीडिंग मटेरियल है, इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा। तो ये गूगल ने अपने आर्टिकल में बताया है कि कैसे हम इंटरनेशनल एसईओ को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं सही तरीके से। मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ उसका। तो गूगल का ये एक आर्टिकल है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें उसने बताया कि मैनेजिंग मल्टी रीजनल एंड मल्टीलिंगुअल साइट्स। मल्टी रीजनल और मल्टी लिंगुअल साइट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले उसने बताया डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। कैसे-कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट यूआरएल यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डायरेक्टरीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्या-क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती है, बहुत सारी वेबसाइट्स करती है कि वो आईपी डिटेक्ट करती है कि यूज़र कहाँ से लॉगिन कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो रीडायरेक्ट कर देती है उस वर्जन्स ऑफ वेबसाइट्स में। तो यहाँ पे गूगल ने स्पेसिफिकली बोला है कि ऐसा हमें ऑटोमैटिक रीडायरेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है? और फिर बोला है कि कंसीडर एडिंग हाइपरलिंक्स टू अदर वर्जन्स ऑफ द पेज। जैसे अभी देखो दोनों एग्जांपल मैंने आपको जो दिखाया था IKEA का और अमेज़न का। तो IKEA में टॉप लेफ्ट में आपको दिख रहा था कि वहाँ पे लिंक था, आप लैंग्वेज और रीजन चूज़ कर सकते हो, मतलब वहाँ पे उसने हाइपरलिंक लगा रखा था। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेज़ है गूगल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट गूगल पे अच्छा परफॉर्म करे तो आपको गूगल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, ये अमेज़न का एग्जाम्पल है, amazon.de या example.de। एग्जाम्पल की जगह पे कुछ भी डाल लो। तो इसका प्रोस क्या है, एक क्लियर जियो टारगेटिंग होता है, क्लियर पता चलता है कि जर्मन की वेबसाइट है। यहाँ पे सर्वर का लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और
अलग अलग वेबसाइट्स को मैनेज करना आसान रहता है, सेपरेट करना आसान रहता है कि कौन सा जर्मन का है, कौन सा फ्रेंच का है। कौन सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, आपको पूरा नया वेबसाइट बनाना पड़ता है, पूरा नया सर्वर लेना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना होता है ताकि ये सही से काम करे। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ो, देखो कि क्या होता है। इंटरनेशनल एसईओ जैसे मैंने आपको बताया था बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम का भी है, तो इसको हम आगे जाके एग्जीक्यूट भी करेंगे। अब कुछ सिंपल चीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल सर्च लैंडस्केप। सबको पता होता है ये चीज़, सबको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है। कोई भी बता सकता है कि गूगल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और कुछ स्टैट्स के अकॉर्डिंग गूगल जो है ग्लोबल सर्च का 90% सर्च को हैंडल करता है। मतलब कि दुनिया में जितनी भी सर्चेस हो रहे हैं उसका 90% गूगल पे हो रहा होता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट सही भी है, हालांकि डिपेंड करता है कि आप कौन से डिवाइस पे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा सर्च डोमिनेंस है गूगल का वो 90% है। गूगल के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है उसका हम बोलते हैं बिंग। बिंग भी सबको पता होगा, और बिंग का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में वो 4 से 5% के बीच में है, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस क्या है, पहला 90%, दूसरा 4 से 5%। तो ये तो सिंपल स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जो स्टार्ट है वो इंटरनेशनल एसईओ प्लान करने के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है, कोई काम का नहीं है। एक और चीज़, इसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न तो ये है कि बिंग का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब देखो इंटरनेशनल एसईओ को प्लान करना तो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि सर्च इंजन के अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। अब बिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करके है रिसेंट ईयर्स में, उसने एक चीज़ लाई है जिसको हम बोलते हैं को पायलट। आपके लैपटॉप में अगर आपका विंडोज़ लैपटॉप है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे को पायलट आ गया होगा, ठीक है। तो ये बिंग के साथ इंटीग्रेट हुआ था और इसकी वजह से बिंग का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। कुछ कुछ कंट्रीज में जैसे जापान में इसका यूसेज जो है वो पहले 7% था, बढ़कर 30% हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया। और सेम चीज़ और भी दूसरे कंट्रीज में हुआ, जैसे ब्राज़ील में, जर्मनी में, वहाँ पे भी बहुत ही नोटिसेबल ग्रोथ हुआ बिंग में। तो ये तो पहला रीज़न था कि सिर्फ गूगल के बारे में जानकर आप इंटरनेशनल एसईओ नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ क्या है कि वर्ल्ड के कुछ बहुत बड़े बड़े मार्केट्स है। मार्केट्स क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो कंट्रीज को मार्केट की तरह डिनोट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बोलते हैं ना, सेम चीज़ दुनिया का और एक सबसे बड़ा मार्केट कौन कौन सा है। एक तो चाइना हो गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट, फिर रशिया भी बहुत बड़ा मार्केट है, साउथ कोरिया भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो तीन जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, मैं ये नहीं बोल रहा सबसे बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो गूगल पे या बिंग पे नहीं चलता, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गूगल बिंग के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। आप में से किसी ने मुझे बताया था यांडेक्स के बारे में। तो यांडेक्स जो है वो रशिया का सर्च इंजन है, लेकिन इस स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले चाइना। चाइना का जो सर्च इंजन है वो है बाइडू। अब चाइना में लोग जो है बाइडू को यूज़ करते हैं, इसको आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ये, पहले मैं इसको ट्रांसलेट, ये जो है चाइना का ऑलमोस्ट 40 से 60% सर्च को हैंडल करते हैं। अभी मैंने आपको गूगल का बताया है 90% वर्ल्ड का, लेकिन चाइना जो है थोड़ा डिफरेंट एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पे शायद गूगल बैंड भी है। तो लोग यहाँ पे बाइडू यूज़ करते हैं और ये चाइना में होने वाले सर्चेस का 40 to 60% हैंडल करता है। सेकेंड चीज़ क्या है, रशिया। रशिया में जो चलता है वो होता है यांडेक्स। अब यांडेक्स जो है वो बाइडू से भी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी कंट्री में। बाइडू कितना था, 40 to 60% सर्च हैंडल करता था। यांडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 70% सर्च हैंडल करता है इनसाइड रशिया। और थर्ड एक बहुत बड़ा मार्केट है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो सर्च इंजन होता है उसको हम बोलते हैं नेवर। अब देखो तीनों जो अपने अपने लैंग्वेज में था, हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, वो अलग बात है। अब नेवर जो है वो साउथ कोरिया का सर्च इंजन है और इसका जो डोमिनेंस है वो 47% के आसपास है। मतलब कि साउथ कोरिया में ऑलमोस्ट आधे लोग जो है वो गूगल के बजाय नेवर यूज़ करते हैं, या फिर गूगल बोलना सही रहेगा, किसी भी दूसरे सर्च इंजन के बजाय नेवर यूज़ करते हैं। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग इसका ये है कि अगर आप इंटरनेशनल एसईओ करना चाहते हो और आपका टारगेट मार्केट अगर चाइना, रशिया या साउथ कोरिया है, तो फिर आप उस वेबसाइट को या उस बिज़नेस को गूगल के लिए ऑप्टिमाइज़ करके ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आपका एसईओ हो चुका है। तो किसी कभी भी जब आप इंटरनेशनल एसईओ करने जाओ तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि वहाँ पे कौन सा सर्च इंजन यूज़ होता है, कौन सा सर्च इंजन वहाँ पे डोमिनेंस में है। और इसका आंसर पता होने के बाद ही आप अपना इंटरनेशनल एसईओ स्टार्ट कर सकते हो।